हेलो दोस्तों, कक्षा 10 हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन जो पद्यांश भाग है उसमें बाकी बचे हुए पदों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बसंत ऋतु, ग्रीष्म और शीत ऋतु का वर्णन जो सेनापति द्वारा किया गया उसकी व्याख्या देख चुके हैं। अब देखिए, सावन ऋतु जब आती है, सावन का मौसम आता है तो प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार एक विरहिणी को अपने विरह का दुख सताने लगता है, उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण सेनापति द्वारा इस पद्यांश भाग में किया गया है। तो देखिए, दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम। कवि सेनापति कह रहे हैं दामिनी दमक, जैसे ही सावन का महीना आता है आकाश में बिजली चमकने लगती है। दामिनी मतलब बिजली, चमक यानी दमक यानी चमकने लगती है। सुर चाप की चमक श्याम, घटा की जमक अति गोर घनघोर थे। सुरचाप की चमक, आसमान के अंदर सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। सुरचाप का मतलब होता है इंद्रधनुष। श्याम घटा की जमक अति गोर घनघोर थे। श्याम यानी काले रंग की घटाएं आसमान के अंदर उमड़ घुमड़ कर छाने लगती है और घनघोर गर्जना के साथ हमें आकाश में ये घटाएं दिखाई देने लगती है। यानी सावन के महीने के आगमन के साथ ही आकाश में बिजली चमकने लगती है, इंद्रधनुष अपने सतरंगी रंगों के साथ शोभायमान हो जाता है, काले रंग की घटाएं आसमान में अपनी घनघोर घटाओं के साथ उमड़ घुमड़ कर छा जाती है। फिर क्या होता है, देखिए सावन के महीने में प्रकृति में और क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसका वर्णन करते हुए कवि सेनापति कह रहे हैं, कोकिला कलापी कल कूंजत है जित तित। जित तित का मतलब होता है इधर उधर। कोकिला यानी कोयल, कलापी यानी मोर गूंजने लगते हैं। सावन के महीने के आते ही कोयल और मोर इधर उधर अपने मधुर स्वर में गाना प्रारंभ कर देते हैं। सीकरते शीतल समीर की जकोरते। सीकर मतलब होता है पानी की बूंदें। पानी की बूंदें किससे शीतल हो जाती है, पानी की बूंदों से जो समीर यानी हवा शीतल होकर बहने लगती है। यानी सावन के महीने में बरसने वाली पानी की बूंदों से हवा का रुख भी और अधिक शीतल हो जाता है और वो झकझोर कर बहने लगती है। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु। कवि सेनापति कह रहे हैं, ऐसे मदमस्त वातावरण में मेरे मन भावन अर्थात मेरे हृदय को प्रिय लगने वाले मेरे प्रियतम ने मुझे आने को कहा है। लाग्यो तरसावन विरह जुड़ जोड़ते। और विरहणी को अब मिलन का दुख सता रहा है। ऐसे मादक वातावरण में जब उसके प्रियतम ने उससे मिलने की इच्छा प्रकट की है लेकिन अभी वह उसके पास नहीं है तो उसे विरह का दुख सता रहा है। आयो सखी सावन मदन सरसावन, लग्यो है बरसावन सलिल चहु ओरते। हे सखी, ये सावन का महीना तो कामदेव बनकर, कामदेव के समान मुझे विरह का दुख दे रहा है और चारों ओर जो पानी बह रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है मेरी आँखों से अश्रुओं की धारा बह रही है जो मेरे प्रियतम को मेरे पास बुलाना चाह रही है। तो इस प्रकार देखिए, सावन के महीने में, सावन का जब महीना आता है तो किस प्रकार आकाश में काली घटाएं उमड़ घुमड़ कर छा जाती है, बिजली चमकने लगती है, इंद्रधनुष अपने सतरंगी रंगों के साथ शोभायमान हो जाता है, कोयल और मोर इधर उधर गाने लगते हैं, जो हवा है वो पानी के कणों से और अधिक शीतल हो जाती है। ऐसे मादक वातावरण में जब किसी विरहिणी को उसके प्रियतम ने मिलने के लिए आने के लिए कहा है लेकिन वो नहीं आ पाता तो विरह का दुख उसे सताने लगता है। हे सखी, जो सावन का महीना है वह मुझे कामदेव के समान प्रियतम की याद दिला रहा है और काम वर्षा करने लगा है जिसका जल चारों ओर फैला हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार इस वाले वीडियो में हमने जो है सावन ऋतु का वर्णन किया। उसके आगे वाले पद में देखिए, कवि सेनापति ने शीत ऋतु के प्रकोप को बताया है कि जब शीत का आगमन होता है यानी सर्दी की ऋतु का आगमन होता है तो इस धरती पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं और
शीत ऋतु अपने प्रकोप के साथ किस प्रकार से सारे संसार को अग्नि या ताप से विहीन कर देती है, उसका वर्णन देखिए आगे वाले पद में। कवि सेनापति कह रहे हैं, देखो, शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ियो दल। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ियो दल। शीत का मतलब शीत, को प्रबल सेनापति। शीत ऋतु ने अपनी भयंकर शक्तिशाली सेना के साथ कोपी चढ़ियो दल, क्रोध पूर्वक चढ़ाई कर दी है। इस सारे जनजीवन पर या सारे संसार पर शीत ऋतु ने कोपी यानी क्रोध करना, क्रोध कर कर अपने दल बल के साथ चढ़ाई कर दी है। निबल अनल, चढ़ाई करते ही उसने क्या करा है, अनल यानी आग, निबल यानी बल विहीन कर देना, उसने आग को बल से विहीन कर दिया है। क्यों गयो सूर्य सिए राई के, और सूर्य भी कहीं डर कर जाकर छिप गया है। आप लोगों को पता ही है, जब शीत ऋतु का आगमन होता है तो अपने को सूर्य का ताप भी ताप नहीं लगता, उसके अंदर भी अपने को शीतलता का आभास होता है। सूर्य की किरणें उस समय अधिक अपने को ताप नहीं दे पाती। तो कह रहे हैं कि उस प्रबल सेनापति की जब चढ़ाई हो गई है तो उसने क्या कर दिया है, अग्नि को निबल, अग्नि को बल विहीन कर दिया है, और उसके डर से सूर्य भी कहीं जाकर छिप गया है। शीत ऋतु के डर से सूर्य भी कहीं जाकर छिप गया है। हिम के समीरते बरसे विषम तीर। अब देखिए, कवि सेनापति कह रहे हैं कि शीत ऋतु के अंदर जो बर्फ होती है उसके प्रभाव से जो समीर यानी हवा और अधिक बर्फीली हो गई है। तेई बरसे विषम तीर, और जब हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो ऐसा लगता है कि भयंकर बाण हमारे शरीर पर लग रहे हैं। मतलब जब शीत ऋतु का आगमन होता है तो बर्फ़ के प्रभाव से हवा और अधिक ठंडी हो जाती है, और जब ऐसी ठंडी हवा हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो ऐसा लगता है विषम बाण हम पर वर्षा कर रहे हैं, या विषम बाणों से हमारा शरीर कराह रहा है। रही है गरम मौन कोनन में जाई के, रही है गरम मौन। अब देखिए, जो गर्मी है ऐसे वातावरण में मौन होकर कहीं कोने में जाकर छिप जाती है। मतलब शीत ऋतु के अंदर चारों ओर का वातावरण ऐसा हो जाता है कि हम सर्दी के कारण ठिठुरने लगते हैं, और गर्मी हमें या ताप हमें कहीं दिखाई नहीं देता, तो ऐसा लगता है कि वो भी मौन होकर किसी कोने में जाकर बैठ गया है। मतलब कहीं पर व्यक्ति जब ताप चाहते हैं, आग चाहते हैं, या वो गर्मी चाहते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता, शीत ऋतु के अंदर ऐसा प्रभाव होता है तो ऐसा लगता है कि गर्मी किसी कोने में जाकर छिपकर बैठ गई है। धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरी रहे। शीत ऋतु के अंदर देखो क्या होता है, और धूम नैन बहे, लोगों के जो नयन है वो धुएं के कारण बहने लगते हैं, यानी धुएं के प्रभाव से उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब भी लोग क्या कर रहे हैं, लोग आगी पर गिरी रहे, तब भी लोग आग पर गिरे हुए दिखाई देते हैं। आग पर गिरे हुए रहने का क्या मतलब है, अलाव तापते दिखाई देते हैं। हालांकि इस अलाव को तापते हुए लोगों के आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन फिर भी वे उस आग या ताप को छोड़ना नहीं चाहते। फिर देखिए, हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, उस अग्नि को वे क्या कर रहे हैं, जब भी वे तापते हैं शीत ऋतु के अंदर तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उस अग्नि को अपने हृदय से लगा लिया है। ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, जहाँ कहीं उन्हें इस प्रकार का ताप मिलता है वो उन्हें अपने हृदय से लगाकर छिपाकर बैठ गए हैं। मानो भीत जानी महासीतते पसारी पानी, छतिया की छाँ राख्यो पाउक छिपाई के। कवि सेनापति ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि शीत ऋतु के ऐसे दल बल पूर्वक चढ़ाई करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भीत जानी महासीतते पसारी पानी। भीत जानी किसका भय जानकर, शीत ऋतु का भय जानकर, महासीतते पसारी पानी, हम लोगों ने अपने हाथों को आपस में पसार कर उन्हें भी छुपा लिया है। छतियाँ की छाँ राख्यो पाउक छिपाई के, और अपनी छातियों की छाया में उन्होंने अग्नि को
छिपाकर कहीं रख लिया है कि कहीं वो भी शीत के प्रभाव से ख़त्म न हो जाए। आप लोगों को पता ही है कि जब सर्दी का मौसम आता है तो लोग अपने हाथों को अपने हृदय से लगा कर रखते हैं ताकि उन्हें कुछ गर्मी मिल जाए। आप सभी को पता है कि हम अपने हाथों को उस समय खुला नहीं रखते, वरन अपने हृदय से छिपा कर रखते हैं, क्योंकि इसमें कवि सेनापति आभास करा रहे हैं कि भयंकर शीत का डर है उन्हें कि कहीं शीत अपने प्रबल प्रभाव से हमारे हाथों को, जिस अपने हाथों के द्वारा हमने जिस अग्नि को हमारे हृदय के भीतर छिपा कर रखा है, कहीं उसे भी वो चुरा कर न ले जाए या उसे भी, उसका प्रभाव भी वो ख़त्म न कर दे। तो देखिए, बीत जानी महाशीतते पसारी पानी, महान शीत ऋतु का भयंकर प्रभाव जानकर हम अपने हाथों को पसार कर, पानी यानी हाथ, पसारी यानी पसारना, छतियाँ की छाह राख्यो, हम अपनी छातियों की छाया में उन्हें रखते हैं। पाउक छिपाई के छातियों की छाया में रखने का अभिप्राय है कि उसके अंदर जो गर्मी होती है वो छिप जाए और कहीं शीत ऋतु उस गर्मी के प्रभाव को भी समाप्त न कर दे। तो देखिए, इस पद में कवि सेनापति द्वारा क्या बताया गया है कि शीत ऋतु ने भयंकर अपने दल बल के साथ क्रोधपूर्वक जनजीवन पर चढ़ाई कर दी है। सारे अग्नि और ताप के प्रभावों को उसने शून्य प्राय कर दिया है। सूर्य भी कहीं जाकर शीत ऋतु में छिप जाता है। जो हवा होती है वो बर्फ़ के कणों के कारण और विषम तीर की भांति व्यक्तियों के शरीर को चुभन प्रदान करती है। गर्मी कहीं कोने में जाकर छिपी हुई दिखाई देती है। धुएं से लोगों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वे अलाव तापना नहीं छोड़ते हैं। जहाँ कहीं भी उन्हें आग मिल जाती है वे अपने हृदय से चिपका कर उसे रख लेते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो भयंकर शीत ऋतु के प्रभाव के कारण, शीत ऋतु का जो प्रभाव है उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए लोगों ने अपनी जो छातियों से हैं अपने हाथों को पसार कर छिपा लिया है, ताकि उन हाथों की छाया में जो गर्मी का आभास है वो ख़त्म न हो और व्यक्ति थोड़ी सी गर्मी का आभास प्राप्त करके अपनी जो शीत का प्रभाव है उसे वो कम कर सके। तो देखिए, यहाँ हमारा जो पाठ है, जो सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन, वो पूरी तरह से यहाँ इस पद का अर्थ हमारा समाप्त होता है। इस पाठ के अंदर आपको पाठ के पीछे जो अभ्यास प्रश्न लिखे हुए हैं उसके लघुतरात्मक प्रश्न करने हैं और निबंधात्मक प्रश्नों में प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 13 आप अपनी गृह कार्य कॉपी में करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें, अन्यथा इस पाठ की व्याख्या और इस पाठ के अंदर सेनापति के द्वारा जो ऋतु वर्णन का अनूठा और भावमय वर्णन है उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। धन्यवाद।